बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर एहतशाम खालिद है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ एट मुख्तार शेख हॉस्पिटल। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है कि कब एक पेशेंट को न्यूरोफिजिशियन के पास रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है और ये कन्फ्यूजन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी पाई जाती है। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन एज अ फिजिशियन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पेशेंट्स को और अपने सोसाइटी के लोगों को गाइड कर सकूं ताकि टाइम बचाया जा सके और पेशेंट डिफरेंट फिजिशियंस को दिखाने में टाइम ज़ाया ना करें। पहली बात जो मैं चाहता हूं कि सब लोग उसको समझें वो ये है कि सबसे पहले जब भी कोई मसला शुरू हो, चाहे वो जो भी मसला है न्यूरो या न्यूरोफिजिशियन से रिलेटेड है या नहीं, आप अपने जनरल फिजिशियन से डिस्कस ज़रूर करें, उनको एक दफ़ा दिखाएं ज़रूर। उसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि वो डॉक्टर हैं, ट्रेंड हैं, वो आपको प्रॉपरली रेफ़र कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। इस सूरत में आपका वो टाइम बच जाएगा कि आप पहले एक स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, फिर दूसरे स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और उसमें टाइम ज़ाया होता है। एडिशनली इसमें पेशेंट की जो एक डॉक्टर दिखाने में जो पैसे ज़ाया होंगे, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाने में वो भी बच जाते हैं। सबसे पहले अपने कम्युनिटी डॉक्टर या जनरल फिजिशियन जो आपके करीबी मोहल्ले या कम्युनिटी या सोसाइटी में रहते हैं लोग, डॉक्टर, उनको दिखाइए, उनसे गाइडेंस लीजिए कि आपको किस सब स्पेशलिस्ट को दिखाना है, फिर उस सब स्पेशलिस्ट को जाके चेक करिए और उनके साथ अपॉइंटमेंट लीजिए। अब न्यूरोलॉजी जो है वो काफ़ी वास्ट फील्ड है, इसमें न्यूरोलॉजी काफ़ी चीज़ें कवर करता है। इसी तरह न्यूरोलॉजी का कुछ ओवरलैप है दूसरी मेडिकल स्पेशलिटीज़ के साथ। मैं चाहूँगा कि वो भी मैं वन बाय वन आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ताकि जनरल अवेयरनेस और ओरिएंटेशन पेशेंट्स की बेहतर हो सके। मोस्ट कॉमन जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोफिजिशियन रिलेटेड डिसऑर्डर जिसका आम लोगों को पता है वो है स्ट्रोक, जिसको हम फालिज कहते हैं। जब भी फालिज हो, पहली बात उसको पहचानने का सबसे अहम चीज़ ये है कि एकदम से दाईं या बाईं तरफ की कमज़ोरी हो जाती है और उसके साथ मरीज़ या तो बोल नहीं सकता या तुतलाहट आ जाती है ज़ुबान में। एकदम से कमज़ोरी, साथ में बोलने में मुश्किल। अगर ऐसा हो तो मरीज़ को फ़ौरन एमरजेंसी लेके जाएं। पाकिस्तान में अभी बहुत थोड़े स्ट्रोक यूनिट या स्ट्रोक डेडिकेटेड केयर यूनिट्स अवेलेबल नहीं हैं। अभी बहुत थोड़े हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वक्त के साथ क्वालिटी ऑफ केयर बेहतर हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रोक यूनिट में ऐसी मेडिकेशन दी जा सकती है जिससे मरीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द टाइम बेहतर हो जाते हैं। और आपको भी आइडिया होगा कि जो फालिज के मरीज़ हैं वो ना तो वैसे काम कर सकते हैं ना वो जॉब कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। अगर पहले 4.5 घंटे में मरीज़ को ऐसी जगह ले जाया जा सके जहाँ पे स्ट्रोक केयर अवेलेबल है, तो मरीज़ के स्ट्रोक में या स्ट्रोक बर्डन में कमी आ जाती है और मरीज़ की रिकवरी के चांसेस बहुत बेहतर हो सकते हैं। पहली बात तो होगी फालिज। फालिज जो है वो न्यूरोफिजिशियंस का फील्ड है, उसके लिए न्यूरोसर्जन्स को, जनरल फिजिशियंस को आप ज़्यादा उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। स्ट्रोक एक्सक्लूसिवली न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन डील करते हैं। सिमिलरली अगर फालिज की ही एक किस्म है जिसमें दिमाग में खून बह जाए। अब उमूमन होता ये है कि अगर दिमाग में खून बहा है, अगर थोड़ा है तो भी न्यूरोफिजिशियन देखेगा, अगर ज़्यादा है और मरीज़ इस स्टेज पे आ जाता है कि मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस सूरत में भी पहले न्यूरोफिजिशियन देखता है और उसके बाद न्यूरो सर्जन को कंसल्ट किया जाता है कि सर्जरी की जा सके। नेचुरली बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लीड पेशेंट के जो स्ट्रोक सिम्टम्स हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। स्ट्रोक बहुत कॉमन है न्यूरोफिजिशियंस के क्लिनिक में। दूसरा जो प्रॉब्लम जो न्यूरोफिजिशियंस सबसे कॉमनली देखते हैं वो है दौरे, जिनको एपिलेप्सी भी बोलते हैं, फिट्स भी बोलते हैं, सीजर्स भी बोलते हैं। और वो भी आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा या वीडियो वगैरह देखे होंगे कि एकदम से मरीज़ को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, मरीज़ अपना होश हवास खो देता है, बाज़ औक़ात इस दौरान ज़ुबान भी कट जाती है और कपड़े भी
ख़राब हो जाते हैं। इस सूरत में अगर सबसे अहम चीज़ जो है वो मरीज़ को दाएं या बाएं करवट लिटाना है, ताकि मरीज़ का थूक या उसकी उल्टी सांस की नाली में ना जाए और सांस के बंद होने का खदशा ना हो। दूसरा जो मैं अपने मरीज़ों को क्लिनिक में भी बताता हूँ कि ऐसे मरीज़ों का फ़ौरन से वीडियो बनाएं। जैसे आजकल वीडियो मोबाइल जो हैं वो काफ़ी कॉमन हैं। सो आप सबसे पहले कोशिश करें कि मरीज़ को सेफ करें, सेफ पोजीशन में लाएं, दाएं या बाएं करवट लिटाएं और उनकी वीडियो बना लें, क्योंकि वो वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी जब उनकी दवाई का डिसाइड किया जाएगा। सो इसमें भी आप अगर पहली दफ़ा दौरा पड़ा है और आप एमरजेंसी चले गए हैं तो आप जनरल फिजिशियन को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज बेशक जनरल फिजिशियन से दवाई ले लीजिए और उसके बाद न्यूरो फिजिशियन से टाइम ले लीजिए और उनको चेक करवा लीजिए, क्योंकि जब न्यूरो फिजिशियन देखेगा तो वो मजीद टेस्टिंग कराएगा, ज़्यादा कंफर्म करने की कोशिश करेगा कि दौरों की टाइप क्या है और उसके मुताबिक दवाई को एडजस्ट करने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि न्यूरोलॉजी बहुत वास्ट फील्ड है, तो इसमें और भी काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखे जाते हैं, जैसे हेडेक या सर दर्द बहुत कॉमन है। अब 90% से ज़्यादा जो सर दर्द है वो ऐसे ख़तरनाक सर दर्द नहीं होता, लेकिन उसको एवेलुएशन की ज़रूरत होती है। तो उसमें भी पहले आप अपने कम्युनिटी डॉक्टर या जनरल फिजिशियन को दिखाएं, उसके बाद न्यूरो फिजिशियन को दिखाएं, और खुदा न खास्ता जैसे मैंने कहा कि 5% या इससे भी कम पेशेंट हैं जिनमें ब्रेन ट्यूमर का चांसेस होते हैं। अगर ऐसी सूरत होगी तो आपके न्यूरो फिजिशियन आपको न्यूरो सर्जन के पास रेफ़र कर देंगे अगर वो ट्यूमर ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन 90 to 95% ऑफ द केसेस में न्यूरो फिजिशियंस ही हेडेक को डील करते हैं और उसके मुताबिक दवाइयाँ देते हैं। अब उसमें भी एक बड़ा कन्फ्यूजन है हमारी सोसाइटी में जो मैंने नोटिस किया कि पेशेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली न्यूरो सर्जन के पास चले जाते हैं, पेशेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली हकीमों के पास भी चले जाते हैं। अब उसमें टाइम ज़ाया होता है। बाज़ का वो एक दवाई ट्राई की, दवाइयाँ तो मार्केट में सेम होती हैं, कभी एक दवाई ट्राई की, कभी दूसरी दवाई ट्राई की। इस दौरान में मरीज़ का सर दर्द कंट्रोल नहीं होता और वो रिफ्रैक्टरी हो जाता है, यानी उसको बाद में भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सो बेहतर है कि पहले अपने जनरल फिजिशियन या करीबी डॉक्टर से ओपिनियन लें और उसके बाद न्यूरो फिजिशियन को दिखाइए और अपना प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाइए अगर हेडेक का केस है। इसके अलावा आम दर्द बहुत कॉमन है, जिसमें गर्दन में दर्द हो सकता है, उसके साथ बाजू में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है। काफ़ी कॉमन सिनेरियो है कि पेशेंट जो है वो दर्द की कंप्लेन लेके आते हैं। उसमें ज़्यादातर जो आपके जनरल फिजिशियन हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, आम मेडिसिन दे सकते हैं। उसकी ज़्यादा डिटेल एवेलुएशन की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब ये मसला सादा दवाइयों से, जीपी से या जनरल प्रैक्टिशनर से ठीक ना हो। उस सूरत में अब ये ग्रे एरिया है, ये न्यूरोसर्जन भी देख सकते हैं, ये न्यूरो फिजिशियन भी देख सकते हैं, ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी देख सकते हैं। सो आप किसी भी स्पेशलिटी में जाके गर्दन का दर्द, कमर का दर्द जो है वो जाके दिखा सकते हैं। अगेन अगर एक डॉक्टर ने कुछ अर्सा ट्रीट किया, वो ठीक नहीं हुआ मरीज़, तो वो डॉक्टर अमूमन उस पेशेंट को दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र कर देता है। लेकिन इसमें याद रखिए एक कॉमन जो इशू हमारी सोसाइटी में है वो ये भी है कि मरीज़ जो है वो एक डॉक्टर को दिखा के उनकी पूरी एडवाइस फॉलो नहीं की, उनकी दवाई खा ली लेकिन एमआरआई नहीं करवाया, एमआरआई करवा लिया तो ईएमजी नर्व कंडक्शन नहीं करवाई। सो आप उस डॉक्टर को प्रॉपर टाइम ज़रूर दें ताकि वो अपनी कंप्लीट एवेलुएशन कर सके, अपनी मर्जी से ट्रीट कर सके। अगर वो समझे उसके बाद कि ये मुझसे कंट्रोल नहीं होता तो उसके बाद आपको नेक्स्ट डॉक्टर को वो रेफ़र कर देगा। लेकिन खुद से बैक एंड फोर्थ जंप नहीं करें, क्योंकि उसमें मरीज़ के नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और एक डॉक्टर ने अगर आपको देखा है तो उस डॉक्टर को, चेकअप की डिटेल्स को दूसरे डॉक्टर से नहीं छुपाएं कि वो डॉक्टर बुरा मनाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डॉक्टर इस बात को बुरा मनाएगा। सेकेंड ओपिनियन हर पेशेंट का हक है और वो कभी भी ये सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन अपने प्राइमरी डॉक्टर को इन्फॉर्म करके लें। और एक्सक्यूज मी, अगर आपने ओपिनियन ली है तो उसको जाके दोबारा प्राइमरी डॉक्टर को बताएं कि क्या आपकी असेसमेंट हुई है, क्या प्लान हुआ है, ताकि एक कम्युनिकेशन गैप जो है उसको फिल किया जा सके। सिमिलरली जो न्यूरोलॉजी में ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि आम डॉक्टर्स नहीं इतनी आसानी से देखते और उनको मुश्किल पेश आती है, इवन न्यूरोलॉजिस्ट को भी समटाइम्स मुश्किल पेश आती है, वो हैं मसल डिसऑर्डर्स या नर्व डिसऑर्डर्स। सो उनको न्यूरोपैथीज बोलते हैं, मायोपैथीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, काफ़ी फैंसी मेडिकल नाम हैं,
जो जो हैं ऐसे डिसऑर्डर्स के। लेकिन उसमें भी सबसे पहले आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर को या जीपी को चेक करवाइए, और वो यकीनन आपको रेफ़र कर देंगे कि आप जाके किसी न्यूरो फिजिशियन को चेक करवाइए। अगर आपकी कम्युनिटी में, आपके आपके सिटी में सब स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं न्यूरोमस्कुलर सब स्पेशलिस्ट हूँ, तो उस सूरत में आप अपने न्यूरोमस्कुलर सब स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं। लेकिन पहले एक जनरल प्रैक्टिशनर या न्यूरो फिजिशियन को दिखाने के बाद अगर आप डायरेक्टली आ जाएंगे, ये नहीं कि देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसमें अगर सपोजली आप वैसा मसल डिसऑर्डर नहीं निकलता तो दोबारा आपको वापस जाना पड़ेगा अपने जीपी के पास। सो उसमें टाइम ज़ाया हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो उम्मीद है कि मरीज का टाइम भी बचेगा और उनका खर्चा भी कम होगा। इसके अलावा जो एक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इतने कॉमन नहीं हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही है, और वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और न्यूरो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। उसमें एक पूरा ग्रुप है, लेकिन ये इतने कॉमन नहीं है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस थोड़ा सा अवेयरनेस अब बढ़ती जा रही है मीडिया के थ्रू, जो कि अच्छी बात है। ऐसे पेशेंट्स को भी अगेन अगर जनरल प्रैक्टिशनर, क्योंकि ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आते, तो जनरल प्रैक्टिशनर उनको रेफ़र कर सकता है न्यूरो फिजिशियन के पास, और न्यूरो फिजिशियन जो हैं उनका प्रॉपर वर्कअप करवा के कंफर्म कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेचुरली जो मोस्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो अमूमन लाइफ लॉन्ग होते हैं। सो उसमें आपको डॉक्टर को फॉलो करते रहना पड़ता है, चाहे डायग्नोसिस या तशखीस हो भी जाए, और उसके बाद फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन भी करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़, जिसको उर्फ आम में रेशा की बीमारी भी बोलते हैं, इसके अलावा उसको ये शेकिंग भी बोलते हैं, या बाज़ औक़ात लोग अपनी आवाज़ कंट्रोल नहीं कर पाते। सो किसी भी एबनॉर्मल आवाज़ की कंट्रोल जब अफेक्ट हो, या पार्किंसन डिजीज़ किसी को डायग्नोज हो, दैट इज़ अगेन अ न्यूरो फिजिशियंस जॉब। उसमें भी आप पहले अपने जीपी को दिखाइए, उसके बाद न्यूरो फिजिशियन को दिखाइए, और न्यूरो फिजिशियन में भी अगर कोई मूवमेंट डिसऑर्डर ट्रेन न्यूरो फिजिशियन है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो इसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स के लिए ट्रेन हुए हैं और ज़्यादा बेहतर मजीद की पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगेन कम्युनिटी में पेशेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है पेशेंट्स को, वो ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन एंड न्यूरो फिजिशियन के दरमियान में होता है। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को सादा ज़ुबान में ये समझाता हूँ कि जब भी मेडिसिन की बात आए, गोलियां खाने की बात आए, तो न्यूरो फिजिशियन को चेक करें। अगर सर्जरी की बात आए तो वो न्यूरो सर्जन को चेक करें। और अगर पर्टिकुलरली हाथ की बात आए तो ये इट्स अ ग्रे जोन बिटवीन न्यूरो फिजिशियन एंड न्यूरो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। कमर की बात आए तो उसमें इट्स अ ग्रे जोन बिटवीन न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन एंड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। इसके अलावा कुछ और भी डिसऑर्डर्स हैं जो कि न्यूरो फिजिशियंस देखते हैं, जैसे आंखों के डिसऑर्डर्स हैं। अब आम तौर पे ये डिसऑर्डर्स ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या आंखों के डॉक्टर देखते हैं, लेकिन न्यूरो ऑफ्थल्मोलॉजी एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो कि न्यूरोलॉजिस्ट भी देखते हैं, न्यूरो फिजिशियंस भी देखते हैं और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट भी देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये इतना अभी डेवलप्ड नहीं है। अगेन जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं, ज़्यादा अप टू डेट इंफॉर्मेशन मरीज़ को दे सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा कि ये पेशेंट कम भी होते हैं और हाईली स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। सो इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट, स्पेशली दोज हु हैव इंटरेस्ट इन न्यूरो ऑफ्थल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। स्लीप एक बड़ा कॉमन मुझे पता भी चला, मैंने देखे भी कुछ पेशेंट्स पाकिस्तान में कॉमनली स्लीप डिसऑर्डर्स जो हैं वो पुल्मोनोलॉजिस्ट देखते हैं या चेस्ट डॉक्टर्स देखते हैं। अगेन अमेरिका में इसकी ट्रेनिंग न्यूरोलॉजिस्ट को भी दी जाती है और पुल्मोनोलॉजिस्ट को भी दी जाती है। सो पाकिस्तान में कुछ न्यूरोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो स्लीप डिसऑर्डर्स देख सकते हैं और उनको पता है कि ऐसे डिसऑर्डर्स को कैसे हैंडल करना है। लेकिन ये भी ग्रे जोन या कंबाइंड स्पेशलिटी है बिटवीन पुल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट डॉक्टर एंड न्यूरोफिजिशियंस के दरमियान में। इसके अलावा और मजीद हाईली स्पेशलाइज्ड डिसऑर्डर हैं जैसे कि ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर्स हैं। अब ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर्स जो हैं इट्स अ ग्रे जोन बिटवीन कार्डियोलॉजिस्ट एंड न्यूरोफिजिशियन।
अगेन ये समझने के लिए कि ऐसे पेशेंट्स जो कि कॉमन नहीं होते, सो वो पहले ही माशाल्लाह पहले काफ़ी उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स को पहले देखा हुआ होता है, तो वो अमूमन डायरेक्टली जो कंसर्न लोग हैं या कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके पास नहीं आते, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अमेरिका में या किसी भी सिविलाइज कंट्री में, उनको टाइम लगता है अपने पर्टिकुलर डॉक्टर को ढूंढने में। अगेन पाकिस्तान में ऑटोनॉमिक सब स्पेशलिटी जो है वो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है, आई होप कि विद टाइम डेवलप हो जाएगी, लेकिन देर आर वेरी फ्यू न्यूरोफिजिशियंस हु नो हाउ टू हैंडल ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर्स। इसके अलावा पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, अब पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी जो है पाकिस्तान में एक सेपरेट स्पेशलिटी है, स्पेशल इसकी ट्रेनिंग अलहदा से होती है जो कि पीडियाट्रिक्स करने के बाद होती है। अमेरिका में इसकी ट्रेनिंग जो न्यूरोफिजिशियंस या एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनको भी दी जाती है, लेकिन इट इज़ प्राइमरली फील्ड ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। सो ज़्यादा रिकमेंडेड यही होगा कि आप अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, पीडियाट्रिशियन को दिखाने के बाद पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जो आपकी कम्युनिटी में अवेलेबल हैं वो आपको उनके पास रेफ़र कर देंगे, उनको जाके दिखाइए, क्योंकि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की अपनी एक बहुत ज़्यादा डेप्थ है, उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, ख़ास तौर पे मौरूसी डिसऑर्डर्स हैं। इसी तरह जेनेटिक्स या जेनेटिक न्यूरोलॉजी जो है वो एक अलग से फील्ड है जो कि काफ़ी चीज़ों को कवर करती है, जिसमें नर्व एंड मसल के प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन जेनेटिक्स इटसेल्फ जेनेटिसिस्ट भी देखते हैं, न्यूरोफिजिशियन भी देखते हैं, जनरल फिजिशियन भी देखते हैं जिनका इंटरेस्ट हो, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको रिसोर्सेज पता हो जो कि आपके मुल्क में अवेलेबल हैं या मुल्क से बाहर अवेलेबल हैं, जो आप अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली जब रेफरल की बात आती है तो ब्रेन ट्यूमर वो सबसे पहले जो है जीपी को दिखाने के बाद जब डायग्नोस हो जाए तो जाके अपने न्यूरोसर्जन को दिखाइए, बिकॉज इट इज़ प्राइमरली अ न्यूरोसर्जन्स एरिया। उसके बाद अगर कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़े, रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़े, तो देयर आर न्यूरोफिजिशियंस हु कैन हेल्प एंड गाइड। अगेन ये मिक्स या ग्रे जोन है बिटवीन न्यूरोफिजिशियन, oncologist and radiation oncologist, ठीक है, लेकिन primarily it's a field of neurosurgery। लेकिन ये डिवीजन जो है इसको क्लैरिफाई कर लीजिए, जो कि आज के सेशन का मकसद है। अगर आप इसको समझ पाएँ कि सबसे अहम है कि अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत है तो ज़्यादा चांस है कि वो पेशेंट न्यूरोफिजिशियन को दिखाना चाहिए, और उसमें भी पहले जनरल प्रैक्टिशनर या अपने जीपी को दिखाइए और उसके बाद न्यूरोफिजिशियन को दिखाइए। अगर किसी टाइम पे या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिजीज़ सर्जरी की ज़रूरत है तो फिर ये पेशेंट न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। सो अगर यहाँ पे क्लैरिटी आ जाए और जीपी जो हैं वो आपको गाइड कर सकें कि ये ग्रे जोन है और आप न्यूरोफिजिशियन को दिखाएं या पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं या न्यूरोफिजिशियन को दिखाएं या न्यूरोसर्जन को दिखाएं, तो वो फर्स्ट स्टेप पे ही वो एक्स्ट्रा सारा टाइम और पैसे सेव किए जा सकते हैं। लेकिन न्यूरोलॉजी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें काफ़ी सारे ग्रे एरियाज हैं जहाँ पे पेशेंट्स को भी कन्फ्यूजन हो सकती है, इवन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी कन्फ्यूजन हो सकती है। आई होप कि आपको हमारा आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। आप इसमें जो भी आपकी क्वेश्चंस हो, आपकी राय हो, वो हमारे वेब पेज पे आप शेयर कीजिएगा। वो विल ट्राई टू आंसर, और हम कोशिश करेंगे मुस्तकबिल में भी कि जो कन्फ्यूजन या एम्बिग्विटी है बिटवीन डिफरेंट स्पेशलिटीज़ उनको क्लियर किया जा सके ताकि पेशेंट केयर इम्प्रूव हो। थैंक यू।